नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा आपका स्वागत करती हूँ अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी जो है एमसीक्यूज़ की फिर से नई क्लास लेकर आए हैं हम आपके सामने, और वो है सामान्य हिंदी के अंतर्गत, है ना। देखिए, जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है वही हम चलाते हुए आ रहे हैं। तो बिना समय वेस्ट किए आज हम अपना जो है क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए, वही है गद्यांश का देखना है हमें, है ना। उत्तर दे पढ़ते हैं पहले इस गद्यांश को। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका ये है सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहीं से चालू होता है। अब हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार आवश्यक है ना। व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अनिवार्य पाठ ज्ञान दे चुकने के बाद माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा का एक न एक पाठ्यक्रम अवश्य चलाया जाना चाहिए। देखिए, ये जो आपका गद्यांश है वो क्या कर रहा है, व्यावसायिक शिक्षा पर, है ना, फोकस कर रहा है ना। यानी कि शिक्षा के प्रसार के लिए जो है व्यावसायिक शिक्षा होना आवश्यक है, ये कह रहा है। अब क्या कह रहे हैं, प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अनिवार्य पाठ ज्ञान दे चुकने के बाद। लेकिन जो आपका जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसका ज्ञान पूरा हो जाए, उसके बाद प्रत्येक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा का एक न एक पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए। इसके द्वारा हमारे समाज में शारीरिक श्रम के महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा सकता है ना। श्रम के महत्व पर, वो भी कौन सा, शारीरिक श्रम के महत्व पर। हमारे देश में अधिकांश कारखानों में कुशल मजदूरों की संख्या बहुत कम है। अकुशल और अर्धकुशल मजदूरों के कारण हमारे देश में कल कारखानों की उत्पादन क्षमता अन्य विकसित देशों की तुलना में नितांत कम है। हमारे देश में औद्योगिक विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना परम आवश्यक है ना। तो क्या है, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जो गद्यांश दिया गया है, ऊपर वाला तो हमने पढ़ लिया कि एक ना एक जो है क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम चलाना चाहिए व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित। ये कह रहे हैं कि भाई अगर व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दी जाए, है ना, तो जो भी बच्चे जो है आगे बढ़कर जो भी काम करेंगे उसमें वो कुशल हो जाएंगे, है ना, कुशलता प्राप्त कर लेंगे। हमारे देश की जो उत्पादन, कल कारखानों का जो उत्पादन कम हो रहा है ना, किसकी क्षमता से, मतलब किससे, तो विकसित देशों की, अन्य विकसित देशों की तुलना में जो कम हो रहा है, उसका कारण भी कहीं ना कहीं क्या है कि हमारे यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा नहीं है ना। तो व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना बहुत ही जरूरी है औद्योगिक विकास के लिए। ये आपका गद्यांश है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, व्यावसायिक शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। व्यावसायिक शब्द में प्रकृति प्रत्यय है ना। आपको देखना है ऑप्शन अ, देखिए व्यवसाय धन इक, ऑप्शन ब में है व्यवसाय धन इक, ऑप्शन स में है व्यवसाय धन इक और व्यवसाय धन इक, है ना। अब देखिए, हमें व्यावसायिक शब्द निकालना है ना। देखिए, मूल शब्द तो व्यवसाय है ना। इसमें आप, है ना, प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना है। आप कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, ये या ये, है ना। देखिए, व्यवसाय तो ये तो गलत ही है, व्यवसाय है ही नहीं, मूल शब्द तो व्यवसाय है। अब देखिए, जब हम प्रकृति प्रत्यय के अंतर्गत एक जोड़ते हैं, है ना, ये वाला एक जोड़ते हैं, तो आगे क्या हो जाता है, जो है वृद्धि हो जाती है। जब हम प्रत्यय पढ़ते हैं तब हम उसमें देखते हैं, तो शब्द बन जाता है व्यावसायिक। ये बिल्कुल आपका सही शब्द है। तो व्यवसाय धन एक, तो अ जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, अकुशल शब्द में समास है ना। अकुशल शब्द में समास है। ऑप्शन आ में देखिए कर्म तत्पुरुष, ब में है गति तत्पुरुष, स में है नय तत्पुरुष और द में है सप्तमी तत्पुरुष, है ना। तो तत्पुरुष का भी कौन सा रूप है जिसमें अकुशल शब्द उसका उदाहरण होगा, है ना। तो आपका जो ऑप्शन सा है नए तत्पुरुष, है ना, जो अकुशल में अकुशल,
है ना। अकुशल की हम जब बात करते हैं तो वह अ जो होता है उसका हम न गिनते हैं, यानी कि न कुशल, यानी कि जो कुशल नहीं है वह अकुशल, है ना। तो ऑप्शन सा है आपका बिल्कुल सही। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए प्रोत्साहन शब्द का संधि विच्छेद है। हम प्रोत्साहन शब्द की बात कर रहे हैं। प्रोधन उत्साहन, प्रोतधन साहन, प्रधन उत्साहन, प्रधन साहन और प्रधन उत्साहन, है ना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा? प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने अभी क्या देखा है, आपके पहले क्वेश्चन में प्रत्यय देखा है, उसी प्रकार से हमको इसकी संधि करनी है ना। तो आपकी संधि हो जाएगी, कहाँ पर लिखूं, आपकी संधि हो जाएगी प्रधन उत्साहन, है ना। उत्साहन प्रोत्साहन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोत्साहन बन जाएगा। तो प्रधन आपका उत्साहन जो है वह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन द इसके अंतर्गत हम लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका चौथा और पांचवा इसी के अकॉर्डिंग है, हमने अभी इसको पढ़ लिया था, है ना। तो चौथे क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। एक प्रत्यय से बने शब्द है ना। एक प्रत्यय की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से है? देखिए ऑप्शन अ में है प्राथमिक, ब में है माध्यमिक, स में है शारीरिक और द में है उपयुक्त सभी, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए प्राथमिक भी है, माध्यमिक भी है और क्या है, शारीरिक भी है। तो आपका ऑप्शन द बिल्कुल सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, परम शब्द है। परम, परम शब्द जो है वह किस प्रकार का शब्द है ना। शब्दों का जब वर्गीकरण करते हैं तो उसकी उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं, इतिहास और स्रोत के आधार पर कह सकते हैं शब्दों का वर्गीकरण, उसी के अंतर्गत से ये लिया गया है ना। तो आपका देखिए ऑप्शन अ में है तद्भव, ऑप्शन ब में है तत्सम, ऑप्शन स में है विदेशी या विदेशज और ऑप्शन द में है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो परम की बात करेंगे हम तो किस प्रकार का शब्द है? तत्सम। तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में हूबहू ग्रहण कर लिए गए हो, जो कि त्यों शब्दों को ग्रहण कर लिया गया है संस्कृत के, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो पांचवें प्रश्न में आपका ऑप्शन ब बिल्कुल सही होगा। चलिए, जिस प्रकार से हमने अभी गद्यांश देखा है उसी प्रकार से पद्यांश को भी देखते हैं, है ना। तो निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। चलिए पहले पद्यांश पढ़ लेते हैं। पल को मत व्यर्थ समझ लेना, जीवन का पल पल सोना है। कल बीता समय लौट पाता, इसका न एक पल खोना है ना। क्या कह रहा है? देखिए बहुत अच्छा है, जो समय का सदुपयोग करने की यहाँ पर बात आई है कि एक पल की बात कर रहे हैं, है ना। घंटों या सालों या महीनों की नहीं, एक पल की। एक पल को मत व्यर्थ समझ लेना, जीवन का पल पल सोना है। सोने का मतलब वो निद्रा वाला सोना नहीं है, बहुमूल्य है। कहने का मतलब, सोने का मतलब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बहुमूल्य है, यानी कि जीवन का हर पल हमारा कैसा है? बहुमूल्य है। कब बीता समय लौट पाता, इसका ना एक पल खोना है। सॉरी, देखिए क्या वापस कभी भी बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता है, इसलिए इसका एक भी पल हमको खोना नहीं है। जो पल को नहीं संभाल सका, है ना। क्या कह रहे हैं? जो पल को नहीं संभाल सका, उसके घंटे दिन उड़ जाते, मंजिल की ओर बढ़ते पग भी बरबस पीछे ही मुड़ जाते, है ना। देखो कितना अच्छा कहा गया है कि जिसने अपने एक एक पल को नहीं संभाला है उसके तो दिन और घंटे कहीं पर ही उड़ जाते हैं। सही बात है ना, कि जो है कहते हैं ना, छोटी छोटी स्टेप से हम जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो पल भी सबसे छोटा स्टेप है हमारे समय का। अगर हम उसका भी सदुपयोग कर लेते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कह रहा है कि जिसने अपने पलों को भी नहीं संभाला है उसके तो दिन और घंटे भी उड़ जाते हैं। मंजिल की ओर बढ़ते पग भी बरबस पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। मंजिल की ओर जब हम बढ़ रहे होते हैं वो भी हम क्या होते हैं? बरबस, यानी कि जबरदस्ती, है ना, बलपूर्वक भी हम क्या हो जाते हैं? पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, यानी कि हम पीछे रह जाते हैं।
जो मोल नहीं पल का समझा वह आगे कभी न बढ़ता है, जो सदुपयोग करता पल का वह उच्च शिखर पर चढ़ता है ना। जो मोल नहीं पल का समझा, जिसने, है ना, मोल यानी कि उसका अगर आपने जो है मूल्य नहीं समझा अगर हर एक पल का, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जिसने पल का यानी कि प्रत्येक पल का जिसने सदुपयोग कर दिया है वह उच्च शिखर पर भी चढ़ जाता है ना। तो देखिए कितना अच्छा जो है आपको अपने समय का सदुपयोग करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि पल पल कीमती है हमारे जीवन का, है ना। तो चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन 6 है आपका, पल पल शब्द में समास है। पल पल, है ना, पल पल की बात कर रहे हैं। तो देखिए समास की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ऑप्शन आ में देखिए तत्पुरुष समास, ऑप्शन ब में है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन स में है कर्मधारय समास और ऑप्शन द में है द्विगु समास, है ना। तो पल पल, पल प्रति पल, है ना, ये आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ब जो है अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही होगा। और चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। सदुपयोग शब्द में संधि है। सदुपयोग शब्द में क्या है, संधि बतानी है हमारे को कि इसमें कौन सी संधि लगी हुई है ना। तो ऑप्शन आ में है वृद्धि संधि, ऑप्शन ब में है गुण संधि, ऑप्शन स में है यण संधि, ऑप्शन द में है आपका व्यंजन संधि, है ना, ये होगा इसका, है ना, व्यंजन संधि। तो बताइए सदुपयोग, है ना, तो सद धन उपयोग, है ना, सद धन उपयोग, है ना। तो ऊ को जब क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो गुण संधि बनती है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, गुण संधि आएगी। तो ऑप्शन ब जो है वह बिल्कुल सही होगा। बरबस शब्द का अर्थ है, यहाँ पर जो बरबस पीछे को मुड़ जाते ना, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, निरर्थक, बलपूर्वक, जबरदस्ती और सभी, है ना। तो निरर्थक ही भी हो सकता है, बलपूर्वक भी हो सकता है और जबरदस्ती भी हो सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी द जो है वह बिल्कुल सही होगा। चले आगे की तरफ, क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। आपका पद्यांश वही है और उससे संबंधित आपका नवा क्वेश्चन है। पद्यांश का शीर्षक लिखिए, है ना, बताइए क्या होगा। ऑप्शन आ में देखिए पल को मत व्यर्थ समझ लेना, ऑप्शन ब में है जो मोल पल का नहीं समझ जा वह है, ऑप्शन स में है वह आगे नहीं बढ़ता है और ऑप्शन द में है आपका मंजिल की ओर चलना। तो बताइए इस पद्यांश का, इस काव्यांश का जो है शीर्षक क्या होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए कि प्रत्येक पल को हमको व्यर्थ नहीं करना है, यानी कि ऑप्शन आ जो है पल को व्यर्थ मत समझ लेना, यानी कि एक छोटा सा जो पल है जिसको आप समझते हो कोई बात नहीं, इतनी सी देर में क्या हो जाता है, नहीं, इतनी सी देर में भी बहुत कुछ हो जाता है, हम अपनी मंजिल से जो है पीछे हट जाते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। जीवन का पल पल सोना है, वाक्य में अलंकार है ना। पल पल, पहले हमने पल पल में हमने क्या देखा था, जो है समास क्या था वो देखा था। अब हम अलंकार की बात कर रहे हैं। ऑप्शन आ में देखिए रूपक अलंकार, ब में है उत्प्रेक्षा अलंकार, स में है अनुप्रास अलंकार और द में है आपका उपमा अलंकार। पल पल, है ना, क्या हो रही है, वर्णों की जो है आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार होगा। आपका ऑप्शन स जो है बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखिए। आशी धनवाद, है ना, आशी धनवाद में क्या है, संधि बताइए, है ना। तो संधि कौन सी होगी आपको ये देखना है। देखिए कभी कभी शुद्ध शब्द बताइए, उसमें भी ये बहुत आता है ना, प्रचलन में है ये शब्द, जैसे उज्जवल हो गया, उल्लंघन हो गया, आशीर्वाद हो गया, है ना, ये शब्द जो है आते ही रहते हैं। ऑप्शन आ में देखिए आशीर्वाद, ऑप्शन स में है आशीर्वाद, ऑप्शन अ में है आशीर्वाद और ऑप्शन द में है आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। सीधा सा है, ये तो हम सब जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आशीर्वाद जो है आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन 12 की तरफ। अंतस्थ व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन बताइए, है ना, अंतस्थ की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए श श श ह, अ में, ब में है क ख ग घ, स में है यर लव और
द में है अ आ इ ई, है ना। बताइए, तो ऑप्शन अ वाले जो है ये तो क्या है, ऊष्म वर्ण आ जाएंगे, है ना, ये तो ऊष्म वर्णों के अंतर्गत आते हैं। अब क ख ग घ है, ये क्या है, सॉरी ओ गॉड, चलिए आ गया वापस, डर गई ना मैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी, चलते हैं ना। क ख ग स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। या अलावा अब अ आ ई को देख लेते हैं, ये तो स्वर है, हमें ही पता है ना। अब जो आपका य ल व है वो कौन सा है, अंतस्थ माना जाता है, यानी कि इनकी जो है अंतस्थ वर्ण में गिनती होती है। तो ऑप्शन सा जो है आपका वह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। हम रोज एक लोकोक्ति आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप जो है इसमें से भी आपको प्रश्न मिल सके, है ना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। ऑप्शन अ में देखिए अयोग्य प्रशासन, ऑप्शन ब में है अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, ऑप्शन सा में है बुद्धिहीन किंतु संपन्न, और ऑप्शन द में है आपका बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। सुफल यानी अच्छे फल की प्राप्ति हो जाना, सफलता की प्राप्ति हो जाना। किस व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को, और वो भी कैसे, बिना श्रम के, बिना परिश्रम के। तो ऑप्शन द जो है वही सही होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब विराम चिन्हों से आ गया है। पूर्ण विराम का चिन्ह है ना। पूर्ण विराम का चिन्ह किस प्रकार का होता है, इसमें से हमको देखकर बताना है। तो आपका ऑप्शन आ जो है वो बिल्कुल सही है ना। तो ये तो हमें पता ही है ना। ये सारे ये अल्प विराम है, ये प्रश्नवाचक है और ये कॉलज है ना। तो ये चीजें आपकी चलती है। ऑप्शन आ जो है आपका वो बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं वाक्यांश पर। 15वां क्वेश्चन देखिए, जिसकी कोई संतान न हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा, है ना। जो ये आपका वाक्यांश है कि जिसकी कोई संतान न हो, उसके लिए उपयुक्त यानी कि सही शब्द किस प्रकार का होगा। ऑप्शन आ में देखिए निःस्पृह, और ऑप्शन ब में है निःसंतान, ऑप्शन स में है कलंकिनी, और ऑप्शन द में है बांझ, है ना। ठीक है ना। जिसकी कोई संतान न हो उसके बारे में हमको देखना है। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही होगा, है ना। बांझ भी हम बोलते हैं लेकिन ये यहाँ पर सही नहीं आएगा क्योंकि एक क्षत्रिय शब्द के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ना। बहुत बार आता है एग्जाम में, है ना। इवन आप सोच लीजिए फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में भी ये शब्द आ जाते हैं। मैंने बताया था उज्जवल हो गया, आशीर्वाद हो गया, है ना, ये उल्लंघन हो गया, ये सारे। चलिए ऑप्शन आ में देखे हैं उल्लंघन, है ना, उल्लंघन, और आएगा उल्लंघन, और आपका आ जाएगा उल्लंघन, है ना। तो बताइए इसमें से जो है आपका कौन सा सही है ना। तो आपका यहाँ पर बी जो है वह बिल्कुल सही होगा, उल्लंघन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। दादी हंसती है वाक्य में क्रिया है, क्रिया से संबंधित आया है ना। क्रिया एक तो होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक, है ना। और यहाँ पर पूर्वकालिक भी है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है आपकी सकर्मक क्रिया, ब में है आपका अकर्मक क्रिया, स में है पूर्वकालिक क्रिया, और ऑप्शन द में है उपरोक्त सभी, है ना। दादी हंसती है ना, ये बात कह रहे हैं ना, हंसती है, ये जो क्रिया है ये किसके अंतर्गत आती है ना। तो ऑप्शन आपका ब जो है वह बिल्कुल सही होगा, यानी कि अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे सोना हो गया, हंसना हो गया, है ना, उड़ना हो गया, ये चीजें किसमें आती है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चलते हैं। श्रुत लेख से किस कौशल का विकास अधिक होता है। श्रुत लेख से किस कौशल का विकास होता है,
है ना, जो हम बच्चे को श्रुतलेख लिखवाते हैं उससे जो है किस कौशल का विकास अधिक होता है उसको देखना है। ऑप्शन अ में देखिए श्रवण कौशल, ब में देखिए वाचन कौशल, स में देखिए पठन कौशल और द में आपका लेखन और श्रवण दोनों ही कौशल। बताइए इसमें से जो है आपका कौन सा होगा। श्रवण कौशल केवल श्रवण का नहीं होता, वाचन नहीं, पठन नहीं, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन द जो है वह बिल्कुल सही होगा, लेखन श्रवण कौशल। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छी परीक्षा के लिए आवश्यक है, अच्छी परीक्षा के लिए, है ना, जो आप मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, अच्छी परीक्षा अगर आप चाहते हैं उसके लिए क्या आवश्यक होगा। ऑप्शन अ में देखिए विश्वसनीयता, ब में है वस्तुनिष्ठता, स में है विभेदकारिता और द में है सभी, है ना। तो अच्छी परीक्षा जो होती है वह विश्वसनीय भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ भी होनी चाहिए और विभेदकारी भी होनी चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन जो द है आपका वह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हेतु उपाय। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करनी है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। ऑप्शन अ शब्दकोश का उपयोग, ऑप्शन ब छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति, ऑप्शन स में है अ और ब दोनों और ऑप्शन द में है उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो आपका ऑप्शन स जो है वह बिल्कुल सही होगा, यानी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हेतु हमें क्या करना होगा, शब्दकोश का भी उपयोग करना होगा और उनको स्वाध्याय के लिए भी जो है आगे बढ़ाना होगा, उनको स्वाध्याय करने के लिए भी कहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि का रूप है, आगमन विधि के कितने रूप है, है ना। तो ऑप्शन ब में है अ में है आपका 5, ऑप्शन ब में है 2, ऑप्शन स में है 7 और ऑप्शन द में है 3, है ना। तो आगमन में जो है 2 रूप पाए जाते हैं, आगमन विधि के 2 रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाषिक सामग्री है ना, भाषिक सामग्री है, कौन सी भाषिक सामग्री है ये बताना है। ऑप्शन अ में देखिए मूल विषय वस्तु, ब में है प्रत्यय, ऑप्शन स में है शब्दावली और ऑप्शन द में है मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय दोनों। तो बताइए आपका जो ऑप्शन क्या होगा, भाषिक सामग्री है ना। तो भाषिक जो सामग्री है वह कौन सी है आपकी शब्दावली होगी। ऑप्शन स जो है आपका वह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुलेटिन बोर्ड है ना। बुलेटिन बोर्ड की बात कर रहे हैं कि बुलेटिन बोर्ड क्या है, किस प्रकार की सामग्री है। ऑप्शन ए में है श्रव्य सामग्री, ऑप्शन ब में है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑप्शन स में है श्रव्य दृश्य सामग्री और ऑप्शन द में है आपका कोमल सामग्री। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो बुलेटिन बोर्ड जो है आपका एक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बच्चों की लेखन क्षमता के आंकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, लेखन क्षमता के आंकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे जब लिखना चाहते हैं या लिखना सिखाना चाहते हैं तो उनकी जांच करना चाहते हैं लेखन की, तो उसके आंकलन में जो है सबसे कम महत्वपूर्ण चीज कौन सी होगी। ऑप्शन अ में देखिए मानक वर्तनी, ब में है विचारों की स्पष्टता, स में है मौलिकता और द में है आपका कल्पना शक्ति, है ना। तो विचारों की स्पष्टता बहुत जरूरी है, मौलिकता भी और कल्पना शक्ति भी, यानी मानक वर्तनी जो है लेखन क्षमता के आंकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस तरह के लेखन को आंकलन में शामिल करना उचित है, किस प्रकार के लेखन को आंकलन में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन आ में देखिए सूचना संदेश, ब में है डायरी, स में है विज्ञापन और द में है उपरोक्त सभी, है ना। तो इसको भी संदेश को भी करते हैं, है ना, शामिल करते हैं, डायरी को भी करते हैं और विज्ञापन को भी, यानी कि ऑप्शन द जो है आपका वह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए 26वें क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो व्याकरण के पत्रों और शब्दों की बारीकी की समझ का आंकलन, है ना, क्या करना है, व्याकरण के पत्रों और शब्दों की बारीकी का समझ का आंकलन करना है। ठीक है, करते हैं। ऑप्शन अ में देखिए परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए,
है ना। आंकलन, बारीकी को समझ का आंकलन कैसे करेंगे, परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए। ऑप्शन ब में है संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। ऑप्शन स में है बिल्कुल सही किया, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। और ऑप्शन द में है अधिक अंकों का होना चाहिए, है ना। तो शब्दों और अंकों की जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, बारीकी को समझने के लिए जो आंकलन करेंगे उसके लिए आपको ऑप्शन ब बिल्कुल सही होगा, यानी कि संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। जो भी आंकलन करेंगे उसकी जो सामग्री होगी वह संदर्भ युक्त होगी। नेक्स्ट देखिए, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है ना। मातृभाषा सीखने की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन ए में देखिए आगमन विधि, ऑप्शन ब में निगमन विधि, ऑप्शन स में अनुकरण विधि और ऑप्शन द में है सभी। तो मातृभाषा को सीखने के लिए तो सबसे अच्छी विधि जो है वह अनुकरण विधि मानी गई है, यानी कि ऑप्शन स जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है रॉबर्ट मैगर ने, रॉबर्ट मिलर ने, B.S. ब्लूम ने, B.O. स्मिथ ने, है ना। तो उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है 3 रूपों में ब्लूम के द्वारा किया गया है, जिसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, है ना। अब यहाँ पर जो पहले प्रश्न आया था किसने किया है और यहाँ पर वर्गीकरण दिया गया है। अ में है देखिए ज्ञानात्मक, ब में है भावात्मक, स में है क्रियात्मक और द में है सभी, है ना। तो ये तीनों ही जो हैं शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं और उसी के अनुसार वर्गीकरण, इनके अनुसार वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करते हैं? प्रयोगशाला की बात हो रही है कि बच्चे क्या करेंगे प्रयोगशाला में, है ना। प्रयोगशाला में क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को करते समय किस प्रकार की विधि का जो है वह प्रयोग करेंगे या अनुसरण करेंगे। ऑप्शन अ में है आगमन, ऑप्शन ब में है निगमन विधि, ऑप्शन स में है प्रदर्शन विधि और ऑप्शन द में है प्रोजेक्ट विधि, है ना। तो किसमें जो है आपकी आगमन विधि जो है, जिसको हम कहते हैं उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली जो विधि है, उसका प्रयोग क्या करेंगे विद्यार्थी प्रयोगशाला में कार्य करते समय करते हैं। ठीक है, चलिए आज एक क्वेश्चन और आपके सामने ज़्यादा है। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप, है ना। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन अ में देखिए सृजनात्मक गद्य, ब में है वर्णनात्मक गद्य, स में है भाषात्मक गद्य और द में है आपका उपरोक्त सभी, है ना। मुख्य की बात कर रहे हैं, मुख्य स्वरूप या प्रकार कौन सा है? तो आप देखिए ऑप्शन अ जो है यानी कि सृजनात्मक गद्य जो है वह गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार माना जाता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस जो है पूरे ख़त्म हो चुके हैं। और देखिए आज हमारी जो है चौथी क्लास है, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।